तो आज हमारे हाथ लगे हैं कुछ सोर्सेज जो एक बहुत ही मशहूर किताब का निचोड़ हैं, थिंक एंड ग्रो रिच। और मुझे लगता है शुरुआत में ही ये साफ कर देना चाहिए कि ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका असली आइडिया तो कहीं ज्यादा गहरा है कि कैसे हमारी सोच हमारी हकीकत को आकार देती है। नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे सफल लोगों की बरसों तक स्टडी करके एक फॉर्मूला बनाया था। आज हम उसी फॉर्मूले की गहराई में उतरने वाले हैं। इस पूरी बातचीत का आधार एक लाइन में है, अमीर होने से पहले इंसान को अमीर सोचना पड़ता है। तो आज हमारा मिशन है इसी फॉर्मूले के हर पहलू को समझना और ये देखना कि ये सिद्धांत आज भी कितने रेलेवेंट हैं। और ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि अमीरी का मतलब क्या है। सोर्सेस के मुताबिक दौलत का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। इसमें समय की आजादी, मन की शांति, एक मजबूत मानसिकता। हाँ, एक मजबूत मानसिकता भी शामिल है। तो ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक नजरिया है। बिल्कुल। तो चलिए इस फॉर्मूले को एकदम शुरू से समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है इच्छा, मतलब डिजायर। नेपोलियन हिल एक सामान्य इच्छा, जैसे काश मैं अमीर होता, और एक ज्वलंत इच्छा यानी बर्निंग डिजायर के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, उस चाहत में एक जुनून होना चाहिए, एक ऑब्सेशन। और वो इसे सिर्फ एक फीलिंग कहकर नहीं छोड़ते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 6 स्टेप फॉर्मूला देते हैं। पहला, आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। कोई गोलमोल बात नहीं, एक फिक्स्ड अमाउंट। जैसे कि मुझे 31 दिसंबर 2028 तक 1 करोड़ रुपए चाहिए। एग्जैक्टली। दूसरा, आप उस पैसे के बदले में क्या देंगे? आपका समय, आपकी स्किल्स, आपका कोई आइडिया। क्योंकि कुछ भी मुफ्त में तो नहीं मिलता। सही बात है। तीसरा स्टेप है एक निश्चित तारीख, एक डेडलाइन। हाँ। चौथा, एक स्पष्ट योजना बनाना, एक प्लान कि आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे। और जो आखिरी कदम है, उस सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। उस लिखे हुए स्टेटमेंट को हर रोज दिन में 2 बार, सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले जोर से पढ़ना है। ऐसा करने से होता क्या है? जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे होते, आप अपनी आंखों से उसे देख रहे हैं, अपनी आवाज से बोल रहे हैं और अपनी भावनाओं से उसे महसूस कर रहे हैं। यह सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालता है। वो धीरे धीरे इस नए विचार को आपकी हकीकत मानने लगता है। और यहीं से हम दूसरे स्तंभ पर आते हैं, जो है विश्वास, फेथ। किताब की एक बहुत मशहूर लाइन है, जो चीज आप सोच सकते हैं और जिस पर विश्वास कर सकते हैं उसे आप हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह अपने आप पर और अपने लक्ष्य पर एक अटूट भरोसा है। और ये काम कैसे करता है, उसका जरिया है ऑटो सजेशन। ये कोई जादू नहीं है। ये तो अपने दिमाग को ट्रेन करने जैसा है। बिल्कुल। हमारा दिमाग एक जमीन की तरह है। आप उसमें जो बीज बोएंगे वही फसल उगेगी। अगर आप शक और डर के बीज बोते रहेंगे तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऑटो सजेशन से विश्वास और सफलता के विचार बार बार दोहराते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। मतलब आपका मन वही मानता है जो आप उसे बार बार बोलते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ। तो सकारात्मक एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके आप धीरे धीरे अपने सोचने का पैटर्न ही बदल सकते हैं। तो अगर इच्छा एक बीज है तो विश्वास उसे सींचने वाला पानी है। बिना विश्वास के वो इच्छा सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगी, कभी हकीकत नहीं बन पाएगी। तो ठीक है, हमारे पास एक मजबूत इच्छा है और उस पर अटूट विश्वास भी, लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा। नहीं। असल दुनिया में काम करने के लिए औजारों की जरूरत होती है। तो हिल के मुताबिक सफलता का पहला औजार है विशेष ज्ञान, यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। हिल कहते हैं कि सिर्फ जनरल नॉलेज या कॉलेज की डिग्री से कुछ नहीं होता, अगर आप उसे इस्तेमाल करना नहीं जानते। हाँ, बिल्कुल। असली शक्ति लागू किए गए ज्ञान में है, अप्लाइड नॉलेज। आपको किसी एक क्षेत्र में, किसी एक स्किल में एक्सपर्ट बनना होगा। और इस विशेष ज्ञान को इस्तेमाल करने का जरिया है कल्पना, इमेजिनेशन। मुझे ये लाइन बहुत पसंद है, जहां सोर्स कल्पना को धन की कार्यशाला कहता है और वर्कशॉप फॉर वेल्थ। बहुत सही बात है। दुनिया में हर बड़ा व्यापार, हर नया प्रोडक्ट, हर अनोखा आइडिया सबसे पहले किसी के दिमाग में ही तो बना था। बिल्कुल। ज्ञान आपके पास औजारों की तरह है और कल्पना आपको बताती है कि उन औजारों से क्या बनाना है। और फिर कल्पना को जमीनी हकीकत पर लाने के लिए आता है संगठित योजना।
ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपने देखना जरूरी है, पर बिना एक ठोस योजना के वो सिर्फ हवाई किले हैं। और यहाँ नेपोलियन हिल एक बहुत शक्तिशाली बात कहते हैं, अगर योजना विफल हो जाए तो योजना बदलो, लक्ष्य नहीं। ये शायद इस किताब के सबसे जरूरी सबकों में से एक है। ज्यादातर लोग पहली या दूसरी नाकामी के बाद ही हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि उनका लक्ष्य ही गलत था। हाँ, लेकिन हिल कहते हैं कि विफलता अस्थायी है। ये बस ये बता रही है कि आपकी योजना में कोई कमी है, तो अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा अपनाओ, पर अपने लक्ष्य पर डटे रहो। और सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि वो कभी नहीं आता। चलिए अब उन व्यक्तिगत गुणों पर आते हैं जो इस फॉर्मूले को चलाने के लिए जरूरी हैं। पहला है निर्णय, डिसीजन। सोर्सेस का तर्क है कि सफल लोग बहुत तेजी से निर्णय लेते हैं, और अगर उन्हें बदलना हो तो बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। जबकि असफल लोग निर्णय लेने में बहुत देर करते हैं और फिर उन्हें जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या तेजी से निर्णय लेना जल्दबाजी में लिए गए खराब फैसलों की ओर नहीं ले जा सकता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ तेजी से का मतलब बिना सोचे समझे नहीं है। इसका मतलब है कि एक बार जरूरी जानकारी मिल जाने के बाद आप टालम-टोल नहीं करते, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते। हाँ, आप एक फैसला लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं। किताब के अनुसार टालम-टोल सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक गलत निर्णय भी कोई निर्णय ना लेने से बेहतर है, क्योंकि आप उससे कुछ सीखते तो हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। निर्णय लेने के बाद आता है दृढ़ता, यानी परसिस्टेंस। मतलब लगातार लगे रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कितनी भी असफलताएं मिलें। और यहाँ एक और दमदार लाइन है, हार मान लेना ही असली असफलता है। जब तक आप कोशिश करना बंद नहीं करते, आप हारे नहीं हैं। दृढ़ता असल में आपकी विल पावर की परीक्षा है। ये तो आज के कंटेंट क्रिएटर्स की कहानी लगती है। पहले 100 वीडियो पर शायद 10 व्यूज आते हैं, पर जो लगा रहता है वही सफल होता है। ये दृढ़ता का एक लाइव उदाहरण है। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत शक्तिशाली मानता हूं। यह है मास्टरमाइंड का आइडिया। सोल्स से 2 या 2 से अधिक लोगों की एक टीम के रूप में समझाता है जो एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, पूरी सामंजस्य में, इन हार्मनी। लेकिन सवाल यह है कि आज की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में ऐसा समूह बनाना कितना प्रैक्टिकल है। मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ दोस्त नहीं है। इसका मतलब है ऐसे लोग जिनका लक्ष्य एक हो और जिनकी स्किल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हों। जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक साथ काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है, जो नए अवसर पैदा करती है और समस्याओं को सुलझाती है। और फिर एक अध्याय है जो हमेशा लोगों का ध्यान खींचता है, शायद अपने नाम की वजह से, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर इसका आइडिया क्या है? इसे ऐसे समझें, इंसान के अंदर सबसे शक्तिशाली ड्राइव कौन सी है? कुछ नया बनाने की, आगे बढ़ने की? हाँ, रचनात्मकता की। नेपोलियन हिल का तर्क है कि ज्यादातर लोग इस प्राइमल एनर्जी को सिर्फ इसके शारीरिक पहलू तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन जो लोग असाधारण सफलता हासिल करते हैं वो इस शक्तिशाली ऊर्जा को भटकने देने के बजाय इसे एक लेजर की तरह अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर फोकस करना सीख जाते हैं। मतलब जुनून को एक प्रोजेक्ट में बदलना। बिल्कुल, ये क्रिएटिविटी का सबसे शुद्ध रूप है। तो अब हम मानसिकता, उपकरण और गुणों से आगे बढ़कर दिमाग की आंतरिक कार्य प्रणाली पर आते हैं। सोर्स, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, मस्तिष्क यानी ब्रेन, और छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस की बात करता है। ये मस्तिष्क को एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन कहता है। हाँ, और छठी इंद्रिय को आप अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग कह सकते हैं। हिल के अनुसार ये कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि ये तब विकसित होती है जब आपका विशेष ज्ञान, आपकी कल्पना और आपका अवचेतन मन एक दूसरे के साथ सिंक में आ जाते हैं। हाँ, इतने सिंक में आ जाते हैं कि आप बिना ज्यादा सोचे समझे सही फैसले लेने लगते हैं। ये अनुभव से पैदा हुई एक गहरी समझ है। लेकिन इस पूरे रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है, एक रुकावट, जो शायद इन सभी पॉजिटिव फोर्सेस पर भारी पड़ सकती है, और वो है डर। बिल्कुल, किताब इस पर बहुत जोर देती है। डर को विकास का सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है। सोर्सेस 6 बुनियादी डरों की पहचान करते हैं जो ज्यादातर इंसानों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरे बसे होते हैं और हमारे फैसलों को अनजाने में प्रभावित करते रहते हैं। कौन कौन से हैं वो 6 डर? पहला है गरीबी का डर। दूसरा है आलोचना का डर, मतलब लोग क्या कहेंगे। हाँ।
तीसरा है खराब स्वास्थ्य का डर, चौथा प्यार खोने का डर, पांचवा बुढ़ापे का डर और छठा है मृत्यु का डर। इनमें से आलोचना का डर तो आज सोशल मीडिया के ज़माने में शायद 100 गुना ज़्यादा रिलेवेंट हो गया है। बिल्कुल सही नस पकड़ी है आपने। एक गलत पोस्ट या एक गलत बयान आपकी पूरी इमेज खराब कर सकता है। और ये डर मौलिकता का दुश्मन है, ओरिजिनैलिटी का। ये आपको भीड़ का हिस्सा बनने पर मजबूर करता है। हिल का तर्क है कि जब तक आप इन डरों को पहचान कर उन पर काबू नहीं पाते, तब तक आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो सफलता के लिए निडरता नहीं, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेने का साहस चाहिए। हाँ, इन डरों को समझना ही उन पर विजय पाने का पहला कदम है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो इस सोर्स का मुख्य संदेश बहुत साफ है। ये बाहरी समृद्धि से पहले आंतरिक समृद्धि के बारे में है। किताब की एक बहुत पावरफुल लाइन है, आप बाहर से अमीर बनने से पहले अंदर से अमीर बनते हैं। ये सब कुछ सोच से शुरू होता है। और अगर पूरे फॉर्मूले को एक इक्वेशन में रखना हो तो वो होगा ज्वलंत इच्छा प्लस अटूट विश्वास प्लस एक्शन। एकदम सही। अंतिम विश्लेषण यही है कि सफलता की असली नींव आपके विचार, आपका विश्वास और आपके कर्म का कॉम्बिनेशन है। पैसा, प्रसिद्धि, वो सब केवल एक बाय प्रोडक्ट है। असली दौलत तो वो मानसिकता है। हाँ, वो मानसिकता जो आप इस प्रक्रिया में विकसित करते हैं, मुश्किलों से न घबराने की, असफलताओं से सीखने की और लगातार आगे बढ़ते रहने की। और मैं श्रोताओं को सोचने के लिए एक अंतिम विचार देना चाहूंगी। जरूर। ये सोर्स सफलता के लिए एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक इंडिविजुअलिस्टिक रास्ते की बात करता है, जो मुख्य रूप से आपकी मानसिकता और आपके पर्सनल एक्शन पर केंद्रित है। लेकिन इसी में मास्टरमाइंड का सिद्धांत भी है। हाँ, जो सहयोग और साझा लक्ष्यों की बात करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। आज की इस बेहद कनेक्टेड दुनिया में जहां सहयोग के नए नए तरीके हैं, क्या मास्टरमाइंड का सिद्धांत यानी मिलकर काम करने का विचार इस किताब के व्यक्तिवादी फॉर्मूले को चुनौती दे सकता है, या शायद उसे और भी बेहतर और शक्तिशाली बना सकता है?